करें फिर शुरू। तो एक हफ्ते के बाद फिर से मतलब आज बात करने के लिए रेडी हैं हम। 2-3 दिन में नहीं मैम के साथ हो पाएगा क्योंकि मैम का थोड़ा शेड्यूल बिजी है। तो हफ्ते में एक बार करेंगे। तो कमेंट से स्टार्ट करते हैं, है ना? लास्ट वीक के कमेंट किए हैं लास्ट वीक के। हाँ, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, बहुत अच्छे। शायद उसको देख के बोल रहा है ज्ञानेंद्र शर्मा। तो ये तो डेकोर के बारे में है, तो उनको हमारे घर का डेकोर अच्छा लगा होगा। हाँ, बट ये मतलब जैसे आपने मंगाया था, तो ये आपने क्यों मंगाया था ये? Actually, I meant these things. मतलब I'm thankful for the life I'm leading. I'm grateful and every day I feel blessed. और ये जो जिंदगी में जी रही हूँ। So you meant it? हाँ, I meant it. That's why I ordered it. Actually, जितनी भी चीजें यहाँ रखी हैं, they all are very close to my heart, and I meant everything, like whatever we kept here. थोड़ा हिंदी में मतलब ज्यादा रखते हैं, है ना? तो नहीं, वैसे मेरा प्रोफेशन भी यही है। वैसे हिंदी में कह देती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी मेरे दिल के बहुत करीब है और सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, मतलब मेरे लाइफ में। और ऐसे नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज, मतलब तो जैसे क्यों आप मतलब थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड क्यों आप? उसके बहुत सारे कारण हैं कि एक तो मैं अपनी जिंदगी को अभी समझ पा रही हूँ, अपने आप को समझ पा रही हूँ और ईमानदारी से उसको जी पा रही हूँ। मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे आसपास और कम हैं, बट आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। तो इसलिए शायद ये चीजें हैं घर में। तो ठीक है। साधुओं की बेइज्जती करना ही सीखा है तुम लोगों ने। महाकुंभ में देखो जाके क्या है असली अघोरी साधु, संत, ऋषि, मुनि और कौन है स्वादु। भोग भी चाहिए और भगवान भी। मुस्कान गुप्ता, RNV। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? पहले तो मैं, जिन्होंने भी ये कमेंट करा है उनको मैं बताना चाहूंगी कि जब ये वीडियो हमने बनाया था, हम महाकुंभ से वापस आ गए थे। हम लोग 5 दिनों तक महाकुंभ में ही थे। तो हमने सब कुछ देखा, उसे एक्सपीरियंस करा। महाकुंभ इज अ ग्रेट फीलिंग। मतलब महाकुंभ में सबके लिए सब कुछ है, जिसको जो चाहिए वो महाकुंभ में है। साधु है, एक्टर्स है जो साधु के भेष में घूम रहे हैं, गंगा मैया है, दिखावा भी है, छल भी है, सब कुछ है वहां पे। बट जो जिस भावना से वहां जाता है और जिसको जो चाहिए होता है, कुंभ एग्जैक्टली उसको वही देता है। तो ये मुस्कान, यूनिवर्स भी ऐसा ही है ना? हाँ, हम जो चाहते हैं यूनिवर्स से, बेसिकली यूनिवर्स हमको वही देता है। जैसे आप हमेशा गीता की कुछ लाइन्स हमेशा कहते हो कि अगर आप उससे भूत मांगोगे तो आपको भूत मिलेगा, और मुझे मांगोगे, ईश्वर को मांगोगे तो ईश्वर मिलेगा। तो साधु, अघोरी, अखाड़े, शाही स्नान, 5 दिनों तक दिन और रात में मैं देख के आ चुकी हूँ वहां से, और बहुत 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 अच्छा अनुभव था ये सबके लिए। और अब स्वादु और साधु क्योंकि के बारे में, मतलब ये जो शब्द हैं साधु और स्वादु, देखो इस पे तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं जो कुंभ में बैठे हैं वो सभी ही साधु हैं, और जो घर में बैठे हैं वो सभी ही स्वादु हैं। कपड़ों से या
किसी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में रहने से आप अपने आप को उस चोले को आप ओढ़ लेते हो, बट बेसिकली साधुता आपके स्वभाव में होती है। अब वो आपका स्वभाव साधु जैसा होना चाहिए। तो आप कहीं पर भी रहो, किसी भी रूप रंग में रहो, आप साधु ही होते हो। और जो चोला होता है, वेश होता है, वो वेश ही होता है। बट हम शायद वो जो वेश होता है उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। क्योंकि आपको याद हो, हम वहां पे वो मौनी बाबा से मिले थे, तो डेस्परेटली मतलब वो घर जाना चाह रहे हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहे हैं, बट क्योंकि वहां पे भी कुछ कुछ परेशानियां हैं, तो उससे बचने के लिए उन्होंने वो अपना वेश एक अपना धारण किया है। और वो इस बात को लेके बहुत ईमानदार रहे, उन्होंने ईमानदार कॉन्वर्सेशन किया। तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब आप जब उनसे जेन्युइनली बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। और साधु भी हैं, हठ योगी भी हैं वहां पे, मतलब सब कुछ है। और यूनिवर्स में सब कुछ है। आपकी जैसी भावना है, जैसी नजर है, जो ढूंढ रहे हो आप, आपको वही मिलता है। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी मतलब ऑनेस्टी दिखती है ना। वो इसलिए क्रिटिसिज्म कई बार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कम से कम वो राइट अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसको। तो मैं सबसे पहले तो मुस्कान गुप्ता, आई थैंक यू कि जो भी आपके दिल में है आपने सीधा सीधा लिखा, बजाय उसको लिखापोती करने के। ठीक है। लेकिन इसमें एक दो बातें हैं जो मतलब मुझे कहनी है यहाँ पे, और शायद हम उसी के लिए मतलब ये बैठ के हमने सोचा कि ये बातचीत मतलब लास्ट टाइम में जैसे हमने बोला था कि वी विल ट्राई, है ना, कि जो गैप है ये, अब जैसे इन्होंने लिखा कि भोग भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, तो इससे ये इनके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन है पहले से पहले ही। अब मुझे पता नहीं इनकी एज कितनी है, अगर एज पता होती तो शायद ठीक से मैं एड्रेस कर पाता इस बात को, बट ठीक है, वो तो अभी पता नहीं, तो अब मैं क्या, अगर कोशिश हो तो नेक्स्ट टाइम अपनी एज बताइएगा। तो जैसे कि भोग है और भगवान है, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भोग लेफ्ट है, भगवान राइट है ना। इन्होंने वो उसी चीज के बारे में तो लास्ट टाइम भी बात करना चाह रहा था कि जो ये खाई है ना, जो ये दीवार खड़ी कर दी है बीच में, ये सही नहीं है। ये दीवार अब भगवान भोग के खिलाफ कब से हो गया है ना, साधु भोग के खिलाफ कब से हो गया है। ये थोड़ा सा मैं इस पे एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि साधुता का भोग से कोई लेना देना है नहीं। भोग वो कर भी सकता है, भोग वो नहीं भी कर सकता है। भोग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साधुता के अंदर। साधु कौन है? साधु वो है जो, उसकी दो कंडीशन है, एक तो वो ईमानदार है और एक वो आनंद में है, वो है साधु। उस आनंद के लिए अगर वो भोग कर रहा है तो भी ठीक, वो भोग का उल्टा, जिसको उल्टा मानते हैं जनरली त्याग, वो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। लेकिन अगर वो आनंद में नहीं है तो वो साधु नहीं है। तो एक्चुअली भोग का एक्सटेंशन है जिसे आप भगवान कह रहे हो, भोग का एंटी अपोजिट नहीं है, वो भोग का एक्सटेंशन है वो, जिसको आप साधु या ये ऋषि मुनि, साधु अघोरी, संत, ये सब कह रहे हो ना। आप कभी एकदम एक बार उनके पास जाके बैठो, अच्छे से उनसे क्वेश्चन करो, उनके लाइफ को देखो। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं काफी सारे साधुओं के साथ रह चुका हूं, मतलब अच्छा खासा कई दिन तक उनके साथ
टाइम बिता चुका हूं, इसलिए मतलब मैं इस बात को थोड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। होता क्या है, वो लोग भी ना आपको यही बताते हैं कि जो आप लोग भोग करते हो, हम बस उससे बड़े भोग की तरफ आए हैं। आप लोग भी तो अपनी भाई खुशी के लिए ही सब काम कर रहे हो ना, कि भाई आनंद के लिए। हाँ, है ना। हम भी उसी प्लेजर पर डायरेक्शन में बस आपसे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आप उसको खुशी को वीकेंड में, या तो साल के किसी दिन में, या तो किसी फेस्टिवल में, या तो कोई ओकेजन पे, प्रमोशन पे ऐसे ढूंढ रहे हो, है ना। और हम उसको 24 घंटे ढूंढना चाहते हैं। बस यही फर्क है। हम भोग नहीं, हम महाभोग करना चाहते हैं। तो भोग और साधु एंटी नहीं है। भोग साधु से बड़ा तो भोगी कोई हो भी नहीं सकता, है ना। भोग का मतलब है कि वो तो हर पल को ही भोग रहा है, राइट, है ना। वो हर पल आनंदित होके जी रहा है। हाँ। जो साधु है, हाँ, अब वो क्या कपड़े पहनता है, वो कहाँ रहता है, हाँ, वो क्या तंत्र साधना करता है, सिद्धि करता है, पूजा पाठ करता है, नहीं करता है, हाँ, उससे उसको ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, उसके आनंद से किया जाना है। आनंद से, हाँ। और देखो क्या है ना, कि जो आप भी बोल रहे थे अभी, कि जो गृहस्थ लोग हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग साधु हैं। यस। आप एक बार आंख खोल के देखो, और जो साधु मतलब जो जिनको आप साधु कह रहे हो, उसमें बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं। हमारा काम एक दूसरे को गाली देना नहीं होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए कि हम कैसे इस दीवार को छोटा करें। ये हमारा काम है। दीवार को छोटा पता आप कब कर सकते हो? जब आप साधु को नॉर्मल लेना चालू कर दो। क्योंकि जब तक आप साधु को, या जो भी जिनको आप भगवान कह रहे हो, जितना उनको बड़ा बना रहे हो, आप वो दीवार उतनी बड़ी खींच रहे हो। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी। हमारे सामने 2 चित्र लगे हैं। हाँ। एक राधा कृष्ण का है और एक सीता राम का है। ठीक है। अगर हम इनके जीवन की कहानी पढ़ें, कथाएं पढ़ें, तो कृष्ण जो है पूरे जीवन में मतलब जैसे पहले गवाले थे, फिर राजा बने, फिर पूरा जीवन उन्होंने कह सकते हैं गृहस्थ भी थे, प्रेमी भी थे किसी के, और महान साधु थे वो इन सबके बीच में रह के। जबकि वो पूरे विलासिता में रहते थे, महलों में रहते थे, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते थे, वस्त्र पहनते थे, मतलब गोपियों के साथ थे, राधा के साथ थे, परिवार था उनका, और उसके बावजूद वो बहुत 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 बड़े साधु थे। हम सीताराम को देख लें तो वो जंगलों में रहे, और फिर उसके बाद वो राज्य में राजा बने, वो राम राज्य उन्होंने स्थापित करा, और उनका भी परिवार था, लवकुश थे, माता पिता थे, तो और बट उनसे बड़ा साधु मतलब तो जो जिसको आप स्वादु कहते हैं, विलासिता कहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें कहते हैं, तो वो तो दोनों साधु राजा थे। उनका रैंक तो राजा का था, और वो बढ़िया घोड़े, नौकर चाकर, सब वस्त्र गहने सब कुछ था। बट साधु दिल से होता है, वस्त्रों से नहीं होता। यस। तो इसी में मैं मतलब जैसे आपने ये उदाहरण दिए, अगर तो मैं इनको भगवान बनाऊं तो शायद मैं इनसे कम सीख पाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा एकदम से मैं झुक एकदम से लेट जाऊंगा इनके सामने, या तो आरती, या मतलब या तो मंत्र, या इस तरीके से मैं इनसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं इनको नॉर्मल इंसान मानने लगूं, हाँ, जैसे कहानी होती है जिससे हम जैसे प्रेरणा लेते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी है, हाँ, है ना, उनसे हम ये प्रेरणा लेते हैं कि उनको स्कूल से जब निकाल दिया गया और उनकी माता ने उन पे मेहनत करी, और उसके बाद वो विश्व के महान साइंटिस्ट बने, और ये उनकी कहानी है, कथा है, तो उससे हम
प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वैसे ही मतलब हम इन कथाओं से भी प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे कृष्ण राधा है, राम सीता है, शिव पार्वती है, विष्णु लक्ष्मी है, और इतने सारे देवी देवता हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, जीसस है। सबकी कहानियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम उनके आदर्शों पर चल सकें, उनके जैसा जी सकें, कि जो दिमाग से सोच रहे हैं, जो मुंह से कह रहे हैं, वही एक्शन में कर रहे हैं। पहली बात। और दूसरा ये कि उनके और अपने बीच में ये नहीं कि हाथ जोड़ के ओहो तुम ही हो और हम नहीं कर सकते ऐसा। कब आप कितना त्याग कर सकते हो, आप कितना कुछ अपना सब कुछ दे सकते हो, और बिना लालच के, बिना कुछ पाने की इच्छा के आप कैसे प्यार कर सकते हो दूसरों को। तो वो हमें इनके जीवन से सीखना चाहिए, अपने जीवन में वो उतारना चाहिए, बजाय इसके कि वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या क्या क्रियाएं करते थे और कैसे रहते थे। देखो, जैसे कोई आपका, जैसे भाई राम ने अपना जीवन एक तरीके से जिया, जो हम कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर यही कहानी कोई आपका चाचा का लड़का जिए, या कोई आपका कोलीग, दोस्त, आसपास का कोई इंसान जिए, जिसको आप नॉर्मल की तरह जानते हो, तो वो चीज आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन लोगों से दूरी जितनी हो अब ये बात सुनने में उल्टी लगती है कि आप साधु को महान मत बनाओ, तो उससे ज्यादा सीख पाओगे, बट ये उल्टी नहीं है। आप इस बात का थोड़ा डेप्थ में जाके देखो। आप साधु को नॉर्मल इंसान की तरह देखना चालू करो, तब आप उससे ज्यादा सीख पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अग्रीड। क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारे वाक्यों में ये पाया है, जैसे मैं आपके साथ बाहर जाती हूँ और साधुओं से मिलती हूँ, और जिन्होंने मतलब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो मैंने ये पाया है कि अगर आप उनसे ऐसे नॉर्मल बात करते हैं, आप उन्हें नॉर्मल समझते हैं, तो वो अपना दिल खोल के रख देते हैं आपके सामने। बट अगर आप उन्हें ऐसे महान, स्वामी जी, कुछ भी जो उनका संबोधन है, वो जिस भी उसमें है, गुरुजी, साधु, ये सब कुछ कहते हैं, तो वो बोलेंगे बच्चा, बस उतना ही। क्योंकि वो गैप नहीं फिल हो पाता ना, मतलब। तो ये तो है, आप उनसे जितना मतलब नॉर्मल बात करेंगे, रहेंगे, तो वो उतना एक्सप्रेसिव हो पाते हैं। देखो, होता क्या है ना कि रहा तो आप कोई भी चुनो, है ना, गाली पड़नी तो आपको निश्चित है। हाँ, ठीक है। आप टोटल मटेरियलिस्टिक बन के रहो तो आपको बोलेंगे कि भाई पैसे के पीछे भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है ना, उसमें घुसा हुआ है, परिवार को समय नहीं देते, ये है, हाँ, पागल होके रखा है उसके पैसे पीछे। पे। आप सब छोड़ के साधु बन जाओ तो आपको गाली पड़ेगी कि देखो घर छोड़ के भाग गया, हाँ, है ना, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। हाँ। आप बीच में रहो तो आपको गाली पड़ेगी। गाली देना वो उस दीवार को बढ़ा रहा है ना, क्योंकि उसमें फिर हम क्या है, हम सामने बैठ के डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम अपना पोजीशन नहीं रखना चाह रहे हैं, क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं अपने स्टैंड को। राइट। अल्टीमेटली
आपको नहीं लगता ऐसा कि सब लोग प्यार ही तो ढूंढ रहे हैं, जिसको नहीं मिलता तो फिर वो साधु उस प्यार के लिए ही तो बन रहा है ना। आप जितने भी लोगों से बात करते हो या जितने लोगों को जानते हो, जो लोग थोड़ा खुल के शेयर कर लेते हैं अपनी बात, क्या एक ये पैटर्न नहीं देखते आप कि सभी लोगों को जीवन में मतलब अल्टीमेटली प्यार ही चाहिए होता है? हाँ, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली भी हूँ जिनके पास सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब घर, फैमिली, अच्छी नौकरी, बिजनेस, पैसा, बट फिर भी वो उस वैक्यूम को फील करते हैं अपने लाइफ में, वो खालीपन। अब अगर उनसे पूछने बैठो तो वो ये कहते हैं कि सब कुछ है हमारी लाइफ में, बट देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग। तो वो क्या मिसिंग है और नहीं ही खोज पाते। उसके लिए फिर कुछ गलतियां भी होती हैं उनसे, कुछ वो बहुत हाथ पैर भी मारते हैं, क्योंकि कुछ तो खालीपन है ना। इंसान मेहनत करता है ना उस खालीपन को भरने के लिए। कई बार एक्यूमुलेशन से वो खालीपन को भरने की कोशिश करता है। 60-60 साल की उम्र हो जाती है तब तक सोचता है कि मटेरियलिस्टिकली अगर मैं ग्रो करूंगा तो वो खालीपन भरेगा। पारिवारिक स्तर पे मेरे अगर नाती पोता हो जाएंगे तो वो खालीपन भरेगा, बट नहीं भरता है। वो खाली ही रहते हैं क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर वो जो बच्चा है, वो जो जवान है, वो जो अधेड़ उम्र है, वो प्यार के लिए तरसा है पूरे थ्रू आउट द इयर्स। तो 60 साल का, लेकिन इस बात को बोलना कितना कठिन है ना कि मुझे मतलब प्यार नहीं मिला आज तक। हाँ, ये एडमिट करना कितना कठिन और उसमें सब कुछ होता है। मतलब जिसको भी कहते हैं ना कि परिवार, घर, आपके पास पेंशन या बिजनेस, पैसा जिसे कहते हैं, सब कुछ होता है, बट फिर भी वो वैक्यूम, पूरी जिंदगी उस वैक्यूम को लेके साथ में चलते हैं और वो खालीपन रहता है जीवन में। और मेरे जीवन में भी था, ऐसा नहीं है, बट हाँ वही, आई एम ब्लेस्ड के कुछ वर्ष पहले से मतलब मैं ऐसा नहीं फील करती हूँ। आई फील ब्लेस्ड। और क्यों? क्योंकि शायद सबसे पहली बात तो मैंने ये एक्सेप्ट किया कि ऐसा है ना, कि मैं प्यार में होना चाहती हूँ। प्यार इज नॉट के जिसको हम जनरली लड़का लड़की का प्यार सोच लेते हैं, फिजिकल इंटीमेसी तो सब भोग करके ही बैठे हैं इधर। बट प्यार इज कि आप प्यार में होते हो और जिसमें फिर आप सबसे प्यार करते हो। इट इज नॉट रिगार्डिंग एक आदमी के बारे में या एक जगह के बारे में। तो भाई मैंने आपसे सीखी है चीज, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक आदमी को प्यार करते हो, एक सिचुएशन को प्यार करते हो। यू लव एवरीबडी इक्वली, न कम न ज्यादा। तो अभी वो वैक्यूम नहीं है मेरी लाइफ में, और इसीलिए आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि साधु वो है जो आनंद में रहता है। अब आनंद में रहने का मतलब ये नहीं कि वो हर समय हंसता रहेगा। आनंद में रहने का मतलब है कि वो लड़ाई करेगा तो भी आनंद में, झाड़ू लगाएगा तो भी आनंद में, स्ट्रेस में रहेगा तो भी आनंद में। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी बातें। किसी से नफरत करेगा तो भी आनंद में, गुस्सा करेगा तो भी आनंद में, प्यार करेगा तो भी आनंद में, हंस रहा है तो भी आनंद में, रो रहा है तो भी आनंद में, नाच रहा है तो भी आनंद में, गा रहा है तो भी आनंद में। तो वेरी राइटली यू सेड कि प्यार होता नहीं है, प्यार में आप होते हो, है ना कि और फिर आप फिर ये नहीं कह सकते कि भाई मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं।
हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो अभी आप प्यार में हुए नहीं हो, अभी आप नाटक सबसे करते हो। हम्म। इनफैक्ट उसमें ये भी होता है कि आपको कोई आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? ऐसा है तो आपके हर्ट्स होते हैं, ठीक है, आप डीपली हर्ट हुए होते हो किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, बट क्या होता है ना, आप उसे भी बस माफ कर देते हो और बस आप उसके वेलबींग के बारे में सोचते हो। तो शायद यही प्यार होता है कि आपके अंदर वो क्षमा का भाव आता है और आप ऐसे किसी का बुरा नहीं चाहते हो कभी भी, और बस आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। और क्यों हो रहे हो आप इतना इमोशनल? मेरे ना बहुत साल बच गए, इसलिए बहुत साल बच गए, क्योंकि नहीं तो ऐसे 60 साल की जब मैं होने वाली होती और उस समय भी मैं वो वैक्यूम फील कर रही होती, 70 साल की हो जाती मैं तब भी वो वैक्यूम फील करती और मैं वो खालीपन के साथ ही मर जाती। मुझे चीज कभी समझ ही नहीं आती कि प्यार में होते हैं, प्यार किया नहीं जाता है, और जब आप प्यार में होते हैं तो फिर आप सबसे ही प्यार करते हैं, मतलब एवरीबडी अराउंड यू, जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया उनसे भी, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनसे भी। और आपने ये जो अभी एक शब्द बोला, माफ करने वाला, फॉरगिवनेस, आपने इसकी ताकत देखी जीवन में? हाँ, ये आपको कितना शांत कर देता है? पीसफुल और एक्चुअली फिर आपको ना आप दिखते हो, वो क्लियरली आपको आप दिखते हो। फिर जब आप ऐसे फॉरगिवनेस, लव, इन ऑनेस्टी, इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हो ना, फिर आपको धीरे 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 आप दिखना चालू होते हो कि आप कैसे जी रहे थे, उसमें क्या गलत था, क्या सही था, क्या सही करना था, क्या नहीं करना था। तो और बिल्कुल क्लियर दिखता है। हाँ, बिल्कुल क्लियर दिखता है। इनफैक्ट आप जब दूसरों की बातें सुनते भी हो ना, तो उस समय भी आपको ऐसे लगता है कि इनफैक्ट जब आप दूसरों की बातें सुनते भी हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे की वजह से नहीं है, आपकी कंप्लेंट्स खत्म हो जाती है बेसिकली। तो आपको ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसे खुद के वजह से है, मतलब उसके किसी ग्रीड के चलते, उसके किसी डिसीजन के चलते, किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी के चलते, ये जो सोशल हमारे वो होते हैं ना मुखौटे, उनके चलते। तो आप ना बहुत आसानी से समझ जाते हो, बहुत आसानी से समझ जाते हो कि प्रॉब्लम किसी और की वजह से नहीं है। क्या आप फिर सीधे सीधे ये नहीं समझते कि जो भी हो रहा था मेरी ग्रीड की वजह से हो रहा था? हाँ, और उसमें क्या होता है, वो जो ग्रीड होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता है कि वो पैसे की ग्रीड होती है या मॉनेटरी ग्रीड होती है हमेशा। इट कुड बी अ सोशल ग्रीड, है ना, इट कुड बी लाइक, वो ऐसे हो सकता है कि आप जो है अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, इमेज कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, उसकी भी ग्रीड होती है कि आपकी एक इमेज होती है, आप उसको इंटैक्ट रखना चाहते हो, वैसे ही रखना चाहते हो। और अलग अलग तरह की ग्रीड होती है। लोग मेरा सम्मान करें, वो सम्मान पाने की भी एक ग्रीड होती है। तो अलग अलग लालच के चलते हम ये सारे कार्य करते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, बाहर से लोग हमको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ओ अच्छा, इनकी लाइफ तो सब परफेक्ट है, सब बढ़िया जा रहा है, मतलब सब घर, गाड़ी, बंगला, बच्चा, मतलब सब कुछ है, फैमिली, दिस दैट, बिजनेस, जो भी आप मतलब टिक मार्क कर सकते हैं, बट अंदर से वो खालीपन हमेशा रहता है। जैसे वो एक गाने की कुछ पंक्तियां है ना, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। तो दैट इज वेरी वेरी ट्रू कि दुनिया के साथ आप होते हो, बट अंदर आपके कहीं ना कहीं वो वैक्यूम
हमेशा ही रहता है, मतलब इट इज ऑलवेज देयर। और जब वो भर जाता है ना, मतलब पूरा हो जाता है ना प्यार से, ईमानदारी से, तो फिर वो खालीपन का एहसास नहीं होता है जीवन में। आप ये नहीं देख पाए क्लियरली कि एक भी सफरिंग लाइफ में बिना हमारी चॉइस के नहीं होती। यस, क्योंकि हमें ना कोई एक्चुअली हमें ना कोई दूसरा परेशान कर ही नहीं सकता है। yes. हमें कोई दूसरा दुखी कर ही नहीं सकता और ना ही खुश कर सकता है। हमें हम ही दुखी करते हैं, हम ही अपने लिए दुख पैदा करते हैं और हम ही अपने लिए खुशी भी पैदा करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं ना लाइफ में कि उसकी वजह से ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, या उसकी वजह से अच्छा हुआ, मतलब या उसकी वजह से बुरा हुआ, या उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, वो उसने कभी नहीं होता है, वो हम ही होते हैं जो हमारे कुछ लालच की वजह से, हमारे कुछ निर्णयों की वजह से, हमारे कुछ ट्रॉमास की वजह से, हमारे कुछ किसी भी अपने ग्रीड के चलते हम वो निर्णय लेते हैं लाइफ में, और उसके बाद फिर बस उसमें वो मकड़ी के जाल में ऐसे गोल गोल फंसते जाते हैं। क्या लाइफ सच में बहुत आसान नहीं है? हाँ, सिंपल है लाइफ, छोटी सी जिंदगी होती है। और मैंने ये भी देखा, केवल सिर्फ एक बात एडमिट कर लेने से कि जो भी मेरे जीवन में गलत है उसका सोर्स मैं हूँ। हाँ, केवल एक बात समझ लेने से नहीं, उससे आपकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे एक तो आपकी दुनिया से और किसी इंसान से कंप्लेंट खत्म हो जाती है, सबसे पहला, जिसमें मोस्टली मतलब 90% लोग हमेशा अपने किसी भी सिचुएशन के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे, बॉस को, पति को, पत्नी को, सास को, ससुर को, स्थितियों को, इसको उसको, मतलब किसी को भी पकड़ लेंगे। एक तो ये खत्म हो जाता है कि आप शिकायतें खुद से होती हैं, फिर दूसरों से नहीं होती हैं, और आप ना सबसे ना एक सार हो जाते हो। मतलब कोई अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, ठीक है, आपको कोई गाली दे रहा है वो भी ठीक है, उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता, क्योंकि अदरवाइज अगर कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे मतलब अच्छे से बात कर रहा है, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, और कोई गाली दे रहा है तो आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो। बट जब ऐसे आप अपने अंदर झांकते हो, तो फिर आपको ऐसे लगता है कि वो दोनों एक ही तो हैं, क्योंकि मैं ना तो उसकी खुशी ले रहा हूँ, मतलब उसकी एप्रिसिएशन ले रहा हूँ, और ना ही उसकी गाली ले रहा हूँ, जो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं उससे। मैं अपने को भी क्रिटिसाइज मतलब खुद ही करूं, और मैं अपने को भी मतलब कहते हैं ना पैम्पर खुद ही करूं, क्योंकि इट इज अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट अदर्स। तो जब व्हेन इट इज अबाउट यू, आपके ही बारे में सब कुछ है, तो दूसरे का कहीं से कहीं तक उसमें क्या ही कंप्लेंट करोगे। इसलिए तो वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में फेमस है, कर्मास पे बैक, है ना। तो कर्म किसके हैं? हमारे, और पे बैक किसको होएगा? हमको। दूसरे का उससे कुछ लेना ही देना नहीं। बट जैसे अभी आप इतनी आसानी से ये सब चीजें बोल पा रहे हो, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। मतलब मैं ऐसे, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब कॉलेज में थी, लगभग 20-22 साल पहले, तो मैंने ना ओशो की एक बुक पढ़ी थी। और बुक पढ़ी थी और मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने उसके 4-5 पेज पढ़े, और जिन भैया से मैं लेके आई थी, मैंने उन्हें रिटर्न कर दी, बात खत्म। बट वो सिर्फ वो था पढ़ने वाला ज्ञान। अगर मैं उसे पूरा पढ़ भी लेती तो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आता। बट अभी फिर से मैं वो बुक अगर पढ़ूंगी, या मैं पढ़ती हूँ, या मैं सुनती हूँ, कुछ भी, तो अब वो मुझे समझ आता है। वो इसलिए समझ आता है क्योंकि वो अनुभव, जीवन के अनुभव, जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, ये सारी चीजें मुझे बहुत कुछ देके गई हैं, कि अब वो जो कोई बोलता है और मैं वो जो सुनती हूँ, वो मुझे समझ आता है अब। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं ऐसा कह रही हूँ, ये मेरे अनुभवों में से निकल के आ रहा है। तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पास अनुभव आए, तो अब आप इन चीजों को समझते हो। हाँ। तो क्या जिसके पास भी अनुभव है वो इन चीजों को समझ सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता। अनुभव तो सबके पास होता है। अब वक्त गुजरता है तो 20 से 40 के तो हाँ, सभी सब होते हैं, 40 से 60 के भी सब होते हैं। बट वो अनुभव, पहली बात तो आपको कितना आप उसमें रियलाइज कर पाते हो, कितना आप उनको समझ पाते हो। ऐसा क्या किया आपने, मतलब कि आप ये चीजें बोल पा रहे हो? आप अपने जो बोले ना 20 साल, ये 20 साल को आप क्या देखते हो? आपने क्या 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 अनुभव किया इसमें? अगर आप मतलब ऑब्वियसली 1-2 घंटे में तो वो चीजें बताई भी नहीं जा सकती, बट मोटा मोटा मतलब कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ? नहीं, मैंने ये अनुभव करा कि मैं जो जीवन जी रही थी वो वही किसी चीज के लिए जी रही थी, मतलब किसी लालच के चलते जी रही थी, जिसमें बहुत सारी चीजें थी। सोशल लालच था, है ना, और फाइनेंशियल लालच था, रिलेशनशिप लालच भी होता है एक, कि आपने जीवन में कोई निर्णय लिया है तो आप उस, चाहे कैसा भी हो, आप उस निर्णय के साथ स्टक करके रहते हो क्योंकि वो आपने लिया है। आप ठीक है। और उसके अलावा शो ऑफ भी कह सकते हैं ऐसे, कि जो जैसा है। बट सब चीजों से ऊपर भी एक चीज ये थी कि मैं जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी ईमानदारी से, कि मैं क्या फील कर पा रही हूँ। मैं अंदर से कैसे, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है ना। ऐसा कोई कंफर्टेबल हो ये सब कैमरे पे बोलने के लिए, ऐसा कोई आदमी होता नहीं है ना आपके पास जिसको आप एक्सप्रेस कर पाओ। अब आप वीडियो सुन लो, आप बुक्स पढ़ लो, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। वो आपकी सुनेगा थोड़ी नहीं, है ना। तो ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं है आपके पास। और हमको क्या लगता है कि एवरीबडी इज जजमेंटल। अगर मैंने ये कहा कि मैं वीक फील करती हूँ एट टाइम्स, तो वो मुझे जज करेंगे, क्योंकि इमेज क्या है कि ओ यू आर इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, दिस एंड दैट काइंड ऑफ अ लेडी। हाँ, तो वो जजमेंट मतलब जजमेंट्स आ जाती हैं इधर उधर से, तो आप डर जाते हो। आई यूज्ड टू स्केयर, मतलब फ्रॉम ये सारी चीजों से। और अपने छोटे मोटे कुछ कुछ लालच थे, कंप्लेंट्स थी, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस थी, तो ये सारी चीजें थी। बट जब वो इतने सारे मुझे अनुभव हुए और उसके बाद जब मैं आपसे मिली, हमारे इतने सारे कॉन्वर्सेशन हुए और हमारे काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इतने एक्सपीरियंस से आई थी और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और दो वो पॉइंट ऑफ व्यू टकराए और घंटों घंटों तक उस पर चर्चाएं हुई। और उसके बाद कुछ मैंने अपने लाइफ में चेंजेस करे अकॉर्डिंगली। तो मुझे ऐसे लगा कि जो सबसे बड़ी बात लगी वो यही थी कि सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा था। मतलब जैसे वो कबीर जी का दोहा है ना एक, जिसको हम ऐसे कहते हैं, बुरा जो देखण मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बट इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, जो कुछ भी हुआ और अभी भी जो हो रहा है, वो मेरी ही वजह से हो रहा है। मैं ही उसके लिए जिम्मेदार हूं। अब चाहे वो बुरा हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ, वो मेरी ही चॉइसेस थी, मेरी ही लाइफ चॉइसेस थी। और पहले तो ये आया, उसके बाद अगला स्टेप क्या आया, उन्हीं कॉन्वर्सेशन से निकल के, कि जब मैं ही जिम्मेदार हूं तो दूसरे के बारे में बुरा बोल के, उसके बारे में मतलब गुस्सा रख के, या मतलब उन लोगों के बारे में, मतलब जो भी बचपन से लेके आज तक कुछ भी हुआ जिसकी मेरी लाइफ में, उनसे कंप्लेन करके या अपने अंदर वो गुस्सा रख के, उसका क्या ही फायदा। लेट इट गो। बट क्या ये इतना आसान होता है खुद को गलत कहना? नहीं, आसान नहीं होता है, बट हाँ, मेरा ये रास्ता था कि अनुभव थे, अनुभवों के बाद मुझे राइट गाइडेंस मिली, है ना। और वो राइट गाइडेंस ने मुझे ये समझाया कि, और मुझे समझ आया कि शायद ये सब चीजों की जड़ जो है मेरे जीवन में, जो कुछ भी है, उसमें मैं ही हीरोइन हूँ मेरे जीवन की। मैंने ही सब कुछ करा है। अब विलेन भी मैं ही हूँ और हीरोइन भी मैं ही हूँ। तो और मुझे जो है मैं एक्सप्रेस कर पाई, मुझे आप मिले, मैं अपने मन की सारी बातों को आपसे कर पाई। और व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग वेरी वेरी ऑनेस्टली, तो फिर वो अंदर से ना आपको वो बल मिलता है कि जब भी आप ईमानदारी से जीवन जीते हो तो आप खाली होते जाते हो, खाली होते जाते हो, खाली होते जाते हो, क्योंकि वो पॉट में बहुत कुछ भरा होता है आपने।
लालच, उम्मीद, ये सब कुछ वो खाली हो जाता है, तो फिर उसमें आप नई चीजें डालते हो, जिसको वैक्यूम के को फिल करने के लिए वो प्यार, वो ईमानदारी, वो एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या हम सब यही नहीं चाह रहे हैं अपने स्पेशली रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ कहो कि हम बस ऐसे बैठ के ना घंटों घंटों किसी से बात कर सके? एक्चुअली पता, हर कोई यही चाह रहा है, मतलब हर कोई ये चाहता है कि उसके पास कोई ऐसा आदमी हो जो जिससे वो सब कुछ कह सके। बेसिकली जिसको ऐसा कहेंगे कि जिसके सामने वो नंगा हो सके। अब नंगा वो फिजिकल फॉर्म में तो देखो आप तो सब किसी सभी होते हैं, बट जिसमें वो अपने मन को नंगा कर सके कि मुझे डर भी लगता है और मुझे कमजोर भी फील होता है और मुझे रोना भी आता है और मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं होता है कई बारी। और कई बारी मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ और कई बारी मैं लो कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ। तो और मतलब मेरे जीवन में जो गलत निर्णय हैं उनको मेरे को पता है कि वो गलत है, और जो सही है वो भी मुझे पता है कि वो गलत है, बट मैं क्या करता हूँ दुनिया के सामने गलत को भी सही बोलता हूँ कि भाई जो गलत निर्णय है मुझे पता है कि वो गलत है, बट दुनिया को दिखाने नहीं, मैं तो सब सही करता हूँ। तो एक आदमी ऐसा होता है, मतलब ऐसा हर कोई ये उम्मीद करता है कि उसके पास कोई एक हो जिससे वो मन की बात कर सके। इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल से इससे क्या हो जाता है कि आप जब कहते हो ना, आप सुनते भी हो अपने को। ऐसे तो क्या है ना, मन के अंदर ही वो कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। अब जब आप उसको जोर से कहते हो ना, तो सुन भी तो रहे हो ना इधर से। तो जब आप उसको सुनते हो ना, और फिर आपको ऐसे लगता है कि हाँ यही तो बात है, फिर जो सामने वाला है और अगर वो ईमानदार है, प्योर है, सिंपल है, तो वो सुनता है सिर्फ, और वो सुनने भर में ही आप भी सुनते हो कि आप क्या 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 भाई कह रहे हो, और उस सुनने भर में ही शायद आपके बहुत सारी चीजें आपको भी पता चलती है अपने बारे में कि अरे अच्छा ये मैंने गलत करा, और हाँ ये सही भी करा, मतलब है ना। तो वहां से जिसको पता नहीं, लोग, मैं तो देखो टू बी वेरी फ्रैंक, अब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है मुझे तो इतना कुछ मतलब पता भी नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वहां से आपको वो जो एक रियलाइजेशन कहते हैं ना जिसको, अपने बारे में जानना, शायद वहां से आपको पता चलता है। तब आप अपने एक्सपीरियंसेस को जब एनालाइज कर पाते हो, एसेस कर पाते हो, तो मे बी वो आपके जीवन को बदलता है। कि आपने मेरे से पूछा था ना कि एक्सपीरियंसेस तो सबके ही होते हैं, तो मे बी आपको वो एनालाइज करने की, एसेस करने की जरूरत होती है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ना, जैसे कि जो 50 के भी हैं, 60 के भी हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, बट वो कुछ अर्थों में बड़े नहीं हो पाते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक भी आदमी से ऐसे ओपनली बात नहीं कर पाते ना, उनके पास वो एक भी आदमी नहीं होता है ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको यही रहता है ना कि अब हम 60 साल के होके अगर ये कहेंगे कि हमारे 60 साल खराब हो गए और हम परेशान हैं और हम दुखी हैं, जबकि सब कुछ है, तो सामने वाला ये सोचेगा कि भैया इतने साल से एक्टिंग कर रहे थे फिर। आप ये कह पा रहे हो कि आप ये कह रहे हो मतलब कि जो कि उनको एक भी इंसान नहीं मिला कि जिसके साथ बैठ के वो, मुश्किल है सर, मुश्किल है ऐसे इंसानों को खोजना, क्योंकि ना इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े ही किसी लालच के चलते होते हैं। ऐसे इंसान को खोजना जिसका आपसे कोई लालच ही ना हो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉन जजमेंटल होके वही आपको सुनता है, और जिससे आपका किसी भी तरह का कोई भी लालच हो, किसी भी तरह का कोई भी लालच हो, वो आप उसके काम के होते हो, क्योंकि मतलब वो व्यापार होता है, तो वो आपको नॉन जजमेंटल तरीके से नहीं सुन सकता है। जिसको आपसे कुछ लेना ही देना नहीं है वही आपको खुले मन से सुन पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम अपने घर वालों के साथ इतना कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर सकते हैं जितना हम किसी स्ट्रेंजर के साथ कर सकते हैं जिससे हमको कभी नहीं मिलना फिर। इसलिए क्योंकि हमको पता है कि उससे हमको कभी नहीं मिलना है, और जो घर वाले हैं उनके साथ हमको रोज रहना है। तो अगर हम उन्हें अपनी वीकनेसेस बता देंगे तो वो उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि घर वाले मतलब परिवार मतलब सबको ही तो कुछ ना कुछ चाहिए एक दूसरे से। अगर सब एक दूसरे को सच बोलना चालू कर दे ईमानदारी से, तो पता नहीं कितने लोग साथ रहे। मूल जो समस्या है वो तो यही है ना कि जो
ऐसे रिश्तों को डेवलप कैसे किया जाए जिसमें लालच कम से कम हो? मूल समस्या तो यही है। हाँ, इसके लिए सर फिर वही है कि मतलब जो मुझे लगता है कि आपको वही अपने पे काम करना होता है पहले। जब आप खुद पे काम कर लेते हैं ना, जिसको आप कहते हैं कि जला हुआ दिया, एक भी जला हुआ दिया हो तो वो दूसरे को जला देता है। तो एक को जलाने के लिए भी तो प्रयत्न करना होता है ना। कोई भी एक इंसान अपने लेवल पे अगर मेहनत करता है तो उसके आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो मतलब फिर जल जाते हैं। जैसे रोशनी है, एक बल्ब है तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। जैसे अगर आप इसको एक लड़की के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अगर बता सको कि एक लड़की मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में जहां पे ये बिना लालच के रिश्तों वाली जो हम बात कर रहे हैं, एक लड़की एक लड़के में क्या ढूंढ रही है? लालच वाले में या बिना लालच वाले में? बिना, जो असली रिश्ता वो ढूंढ रही है, वो बेसिकली क्या चाह रही है एक लड़के में? क्योंकि वो देखो अल्टीमेटली तो वो फिर असली रिश्ता तो फिर वही होता है ना जाके जब वो है ना। बट वो उसकी डिजायर क्या है, असली डिजायर क्या है, एक असली लड़की की असली डिजायर क्या है? अब देखिए इसमें मैं लड़का लड़की तो नहीं कहूंगी, बट हाँ अगर लड़की के बारे में आपने पूछा है एक्चुअली, हाँ तो एक स्पेसिफिक एक्चुअली दोनों का ही एक आंसर है, इसलिए मैं क्योंकि मैं फिर एक लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मतलब थोड़ा बताऊंगा। मुझे ऐसे लगता है कि जिसके साथ रह के आप ही रह सको, जो आप हो, मतलब जिसके मैंने कहा था ना मन की नेकेडनेस, जिसके साथ रह के आप रह सको और अपने आप को पूरी ईमानदारी से एक्सप्रेस कर सको। एक लड़की एक लड़के में यही चाहती है सबसे पहले, ईमानदारी। ईमानदारी मतलब तो उसकी ईमानदारी कैसे हुई? लड़के की आप एक्सप्रेस कर सको, क्योंकि उसको सुनने के लिए भी तो ईमानदार आदमी चाहिए ना। अगर सामने वाला ही बेईमान होगा वो आपका 2 लाइन से ज्यादा सुनेगा ही नहीं, या फिर वो जज मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको तो चाहिए ना आपसे कुछ, वो ईमानदारी से सुन सके आपकी बात। और फिर दूसरा ये है कि जो ये है लव की बात आपने कही, तो लव कोई किसी को फूल देने से, कुछ लव लेटर लिखने से, कुछ गिफ्ट लाने से, इससे नहीं होता है। नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ लड़की क्या चाह रही है? हाँ मैं बता रही हूँ, रिस्पेक्ट। लव से ऊपर है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी भी लड़की की रिस्पेक्ट करते हो, मतलब जो एक लड़की की रिस्पेक्ट करता है वो सबकी करता है, मतलब जो एक्चुअली रिस्पेक्ट करता है। तो अगर कोई भी लड़का मतलब अपने घर में सबकी रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली उसके मम्मी बहन, आसपास के लोग और वेंडर्स, मतलब सबसे अच्छे से बात करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, एक्चुअली शो ऑफ करने के लिए नहीं, दिल से रिस्पेक्ट करता है, तो वो लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि उनको रिस्पेक्ट जो है, जो उनसे रिस्पेक्ट से बात करेगा, उनकी कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान होगा, और उनसे उनको मतलब बराबर का इंसान समझा जाएगा। बिना किसी लालच से उनके साथ बैठा जाएगा, सुना जाएगा उन्हें। मतलब लड़कियों को शायद ऐसे लड़के पसंद है। बहुत कोर से बताऊं, कि जो सही लड़का है वो एक लड़की में क्या ढूंढता है। हो सकता है आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगे मेरी बातें आज। सबसे पहली चीज पता वो क्या ढूंढता है? समर्पण। इस बात को कोई माने या नहीं माने मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का ना अथॉरिटेटिव होता है बाय नेचर, बाय हिज वेरी नेचर, और वो लड़की में समर्पण ढूंढता है। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। दूसरी चीज वो ढूंढता है आजादी।
अब देखो ये वर्ड आपको कितने कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे अभी। समर्पण, आजादी। अब आपके दिमाग में ही आएगा, कोई अगर समर्पण करेगा किसी के प्रति तो फिर वो आजाद कैसे रहेगा? लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर उस लड़के को किसी लड़के में दो चीजें दिख गई ना, तो वो खुद को भी समर्पित कर देता है। बट फिर वो लड़का असली होना चाहिए ना। समर्पण ये नहीं हो कि मैं दिन को दिन कहूं, तुमको भी दिन को दिन कहना है, अदरवाइज तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, है ना। मैं रात को रात कहूं तो तुमको भी रात को रात कहना है। वो लड़के के अंदर भी वो कहते हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, वो एक्चुअली पुरुषार्थ होना चाहिए। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लड़की क्या ढूंढ रही है? हाँ, तो मैंने कहा तो कि वो मतलब ईमानदारी, रिस्पेक्ट, लव, तो ये सब जिसके अंदर होएगा उसके अंदर ही तो पुरुषार्थ होएगा। अदरवाइज अगर जो दिखाने वाली चीजें हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो करो, और आप पॉइंट ऑफ व्यू सुन ही नहीं रहे हो सामने वाले का, ठीक है, तो वहां पे वो तो डोमिनेशन होता है एक्चुअली। बट डोमिनेशन और समर्पण में फर्क होता है। क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी थी जो हिडन है। अब मैं यहाँ बोलता हूँ उसमें, जब मैंने ऐसे बोला कि लड़के को आजादी चाहिए लड़की से, तो उसके पीछे हिडन बात यह है कि लड़के को उसका आजादी देनी भी तो पड़ेगी। हाँ, जैसे कि मेरा पहला पॉइंट यही था कि लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जिनके साथ वो रह सके जो वो एक्चुअली है। हाँ। बेसिकली जो उनको बदलना नहीं चाहते हैं। हाँ। कि अगर उनके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो ठीक है, बुराइयां हैं तो भी ठीक है। हाँ। मतलब क्योंकि प्रोज एंड कॉन सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सीता से गीता बनाने लग जाए वो एक दिन में, या उम्मीद करे कि अब तो बदलेंगे, शादी करके तो बदलेंगे, बच्चा पैदा करके तो बदलेंगे, ठीक है, अब 10 साल हो गए अब तो बदलेंगे, ठीक है। तो वो जैसा है वो इंसान है ना। वो उसके साथ मतलब वो लड़का अगर साथ में है तो उसको ऐसा लगे कि कोई साथ में नहीं है, मतलब मैं ही मेरे साथ हूँ, ऐसा फील होना चाहिए। तो आपको हुआ ऐसा फील? हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि आप अगर घर में हो या मेरे साथ बाहर ट्रैवल कर रहे हो या हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो मुझे आपके साथ किसी भी तरह का वो ऐसा हिंड्रेंस फील नहीं होता है, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बाकी सब लोगों से, जितना मुझे लगता है और जितने मेरे भूतपूर्व अनुभव रहे हैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप के, रिश्ते के। इट्स नॉट के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी रिश्ते में, स्पेशली जो मेन के साथ मेरे रिश्ते रहे हैं, तो उनको मैं हमेशा से ही चैलेंज की तरह नजर आती हूँ, ठीक है। तो उनको मैं शायद मैं उनकी मेलीगो को हर्ट करती हूँ, जो सो कॉल्ड मेलीगो होता है, अपनी हरकतों से या अपनी बातों से, या तो उनके क्या आप करते हो? नहीं, ऐसा उनको लगता है, मैं तो ऐसी ही हूं ना। क्या आप करते हो? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं मतलब बोल देती हूँ मुंह पे, जैसे कुछ भी है तो मैं ऐसे नहीं सोचती कि भाई ये सामने वाला मेरा बड़ा है या कुछ। अगर मुझे कोई चीज गलत लगती है तो मैं उसे एक्सप्रेस मतलब कर देती हूँ। तो वो हर्ट हो जाती है कई बार कि बीइंग अ विमेन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, आपने कैसे ये बात कह दी, बीइंग अ वाइफ। तो ऐसा लगभग मेरे मतलब सभी रिश्तों में इस तरह की दिक्कतें आई। बट बात क्या है कि आपके साथ ना मुझे ऐसी फीलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहती हूँ। अब आप साथ में हो तो भी, आप साथ में अगर नहीं हो फिजिकली तो भी, उसमें फर्क नहीं होता है। और मुझे ना अपने आप को बदलना नहीं पड़ता, एक्ट नहीं करना पड़ता आपके सामने कि ओ आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, वैसे वाला नहीं होता है। तो और अगर जैसे मेरा मूड अच्छा है और मैं नाचना चाहती हूँ तो मैं नाच लेती हूँ। अकेले में भी तो आदमी यही करता है ना कि घर में कोई नहीं है, पर्दे वर्दे लगा के भैया नाच लो कि ओ। तो और अगर मेरा मूड खराब है, अब लोग क्या करते हैं, कई बारी
मूड खराब करने पे बहुत सारे घर का सामान तोड़ देते हैं गुस्से में, या मतलब कुछ वियर्डली, या रोते हैं, तो मैं वो भी एक्सप्रेस कर देती हूँ, आप हो या नहीं हो, ठीक है। तो अब दोनों ही स्थितियों में उसके अलावा भी आप एक्साइटेड हो कुछ चीज करने के लिए, आप डल फील कर रहे हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस। तो क्या आप ये कह रहे हो कि लड़की को एक नॉन एग्जिस्टेंट बीइंग चाहिए कि जो एग्जिस्ट ही ना करे? नहीं, इसका ऐसा कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा इंसान चाहिए जो उसे समझ सके, उसे इंसान तो समझ सके कि वो भी एक इंसान है, तो उसको समझने वाला इंसान चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें इस बात में आजादी की खुशबू आ रही है, जो मतलब उसकी आजादी में कभी बाधा ना है। हाँ, और क्या होता है कि कई बार लड़कियां आपसे, मतलब हो सकता है अपने स्पाउस से, ब्रदर से, या आपके आसपास जितने फैमिली में जो मेल फिगर्स होते हैं उनसे बेहतर होती है कुछ फील्ड्स में, जैसे अच्छी नौकरी कई बार करती हैं, अच्छा बिजनेस कई बार करती हैं, तो इंस्टेड ऑफ पुलिंग देम डाउन या ऐसे कंपेयर करना कि तुम्हारा तो अच्छा हो गया, मेरा अच्छा नहीं हुआ, यू आर अ गर्ल और तुमको ऐसे पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, है ना। और तो उस पुलिंग डाउन से मतलब, क्योंकि लड़की अच्छी हो तो सकती है ना किसी चीज में, वो अच्छी ड्राइवर भी हो सकती है, वो अच्छा आपसे ज्यादा पैसा भी कमा सकती है, तो एटलीस्ट आपको वही ना, उसको इंसान समझना चाहिए कि वो भी बेहतर हो सकती है और किसी में कमतर भी हो सकती है, तो वो इक्वली अगर आप ले सकते हो उसको, अगर तो वो आपसे कमतर है तब तो ठीक है, आपके भाई को भी, आपके पति को भी, बॉयफ्रेंड को भी, कि अगर उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो ठीक है, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा, बट अगर उसको गाड़ी चलाना आता है और वो आपसे अच्छी गाड़ी चला सकती है और चलाती है, तो फिर उसको गाड़ी चलाने में क्या समस्या है कि वो लड़की है और तो वो नहीं चला सकती गाड़ी। आपकी तनख्वाह अगर कम है और उसकी अगर ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? वो ज्यादा क्वालिफाइड भी तो हो सकती है ना आपसे, उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल सकती है ना लाइफ में, तो क्योंकि वो एक लड़की है तो आपका मेल ईगो बीच में आ जाता है। अगर वो ऑफिस जा रही है और आप घर पे हो और अपने जूठे बर्तन आप धो रहे हो, ठीक है, तो आप ये कह देते हो कि मैं बर्तन थोड़ी नहीं धोऊंगा, तो मतलब बर्तन से लड़की को आपने जोड़ दिया कि बर्तन लड़की ही धोएगी। भाई खाना आप भी वैसे खा रहे हो, और तो आप अगर अपने बर्तन धो रहे हो, दूसरे के घर जाके तो नहीं धो रहे हो ना, अपने घर में अपने बर्तन धो रहे हो, तो इस तरह की चीजों से तो मतलब उसको छोटी छोटी चीजों से उसको इंसान समझा जा सकता है ना, उसके साथ इंसान समझ के रहा जा सकता है ना। उसको ऐसे नहीं बांधा जा सकता ना किसी चीज से कि ये लड़की करेगी, ये लड़का, ये मतलब, तो बेसिकली वही आजादी, कि उसको आजादी है ना, अगर उसको मतलब सुबह वॉक पे जाना है, अगर उसको सुबह योगा क्लासेस जाना है, और आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं ही वॉक पे जाऊंगा क्योंकि मैं लड़का हूं और तुम घर में कुछ मैनेज करो तब तक, तो आप ऑल्टरनेट कर लो, आप किसी हेल्प को रख लो, मतलब देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स जिससे वो चीजें कोऑर्डिनेट करी जा सकती है, बट वो मेल ईगो एक तो अंदर का क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, कि जो लेडी है, जो फेमिनिन है, वो एट द कोर सबमिसिव होती है? यू आर राइट, एट द कोर वो सबमिसिव होती है, बट सबमिशन किसको करना है, ऐसा इंसान भी तो चाहिए। ऐसे हर किसी के लिए सबमिसिव नहीं होती है वो, उसको वो पुरुष मिलना चाहिए जिसके सामने वो सबमिसिव हो सके, उसको वो रास्ता मिलना चाहिए। किसके सामने वो सबमिसिव हो सकती? जिसके अंदर पुरुषार्थ हो, जिसके अंदर वो ईमानदारी, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट हो, आजादी हो, जिसके अंदर वो ठसक हो, वो उसके सामने सबमिसिव हो सकती है। वो ऐसे हर किसी के सामने सबमिसिव नहीं हो सकती है, वो सबमिसिव होती है अंदर से, बट वो सबके सामने, हाँ ये नेचर है।
लड़कियों का नेचर है वो सबमिसिव होना, बट वो ऐसे रेंडमली किसी टॉम डिक हैरी के सामने सबमिसिव नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे तो जो पार्वती है उसके कितने रूप है, देवी माँ है, बट वो बड़े से बड़ा राक्षस आ जाए, बड़े से बड़ा देवता आ जाए, वो नहीं झुकती है उनके सामने। वो झुकती किसके सामने है? महादेव के सामने, क्योंकि वो पुरुषार्थ है ना उस मतलब उस कैरेक्टर के अंदर। बाकी वो सबको तहस नहस कर देती है, नहीं रुकती है वो। तो वो सबमिसिव होती है, बट वो किसको समर्पण करना है उसके लिए वो पुरुष भी तो होना चाहिए ना, जिसको वो ढूंढ रही है। अगर वो पुरुष उसको मिले और वो सबमिसिव हो, आपको लगता है उस सबमिशन के बाद उसके अंदर ज्यादा क्लैरिटी आती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा क्लैरिटी आती है, वो ज्यादा फोकस्ड होती है अपने पे। और शायद कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि फेमिनिन नहीं हो पा रही है इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूज्ड है। हाँ, और वो ज्यादा खूबसूरत हो जाती है इनफैक्ट उसके बाद। उसके जो लुक्स होते हैं ना, मतलब देख फिजिकल अपीयरेंस भी, शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल आफ्टर ऑल दिस, और ज्यादा सिंपल हो जाती है। और उस सबमिशन में उसकी आजादी को भी आंच नहीं आती। हाँ नहीं आती है, नहीं आती उस सबमिशन में उसकी आजादी को आंच। होता सबमिशन है लेकिन वो और ज्यादा आजाद हो जाती है। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो उससे मिल जाती है, मतलब ज्ञान से मिल जाती है। तो वो ज्ञान से मिलके ना उसको पुरुषार्थ जो है, ज्ञानी जैसे गुरु है, आप एक्चुअली किसी गुरु से जब मिलोगे तो आप कुछ सीखते हो ना उससे, तो आप अपने अंदर उसके ज्ञान को आत्मसात करते हो ना। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि वो अपनी ही फेमिनिन एनर्जी से फिर मिल जाती है जब वो एक्चुअली किसी पुरुष को मिलती है जिसके अंदर वो बात होती है, मतलब वही जो मैंने आपको कहा, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस, ये सारे जो चीजें हैं। और वो समझना, अंडरस्टैंडिंग। एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कि तुमको समझना कि भाई अच्छा लड़के ने लड़की को समझ लिया, लड़की ने लड़के को समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि सबको समझना, सब छोटा है, खुद को समझना। हाँ, वहीं से वो आता है सबको समझना। जब खुद को छोटा है, बड़ा है, किसी भी स्पीशीज का है, बेसिकली कुछ भी है, तो उसको समझना। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो लड़का सबसे प्यार करता है और सब इक्वल प्यार करता है, सबसे इज्जत करता है, वो लड़की की नजर में ज्यादा ऑथेंटिक इंसान होता है। हाँ, उसके साथ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि वो जो सोचता है वही कहता है और वही एक्शन में करता है। क्योंकि हमको वो होता है ना कि भाई आदमी सोच तो कुछ और रहा है, कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, तो वो चीजें सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती हैं। तो हमें क्या लगता है कि अरे ये कहता तो कुछ और है और करता कुछ और है। तो वो तो चाहे कोई भी इंसान हो, वो इंसान जो है वो डिसऑनेस्ट ही हुआ ना फिर, कि आप कह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। तो बेसिकली कोई भी इंसान जो कुछ भी जो सोच रहा है उसी को कह रहा है और वही उसके एक्शंस हैं और वो अलाइन कर रहे हैं एक उसमें, उस इंसान के साथ रहा जा सकता है इंस्पाइट ऑफ एनी जेंडर। मतलब अगर आपके मित्र भी कोई ऐसी हैं, या पुरुष हो, स्त्री हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो और कैसे भी दिखता हो, जिसकी ये चीजें अलाइन करती हैं उसके साथ रहा जा सकता है। लेकिन जैसे आप थोड़ा अगर इसको 18, 19, 20 वहां से स्टार्ट करो, 16, 17 से, तो वहां पे तो अट्रैक्शन मोर और लेस फिजिकली है पहले। हाँ, तो वो मस्कुलर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, हार्मोन्स प्ले बिग रोल, वो उस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसमें फिर इस बात को आप कैसे लिंक करके देखोगे? वहां तो उसके अंदर तो उतना वो अभी समझ डेवलप नहीं हुई है कि जो आप कह रहे हैं। उसके लिए ही तो अनुभव होते हैं आपके जीवन में। एक्चुअली उस समय तो बहुत सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती है। आपको फिल्मी प्यार इन्फ्लुएंस करता है, आपको गिफ्ट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, गुलाब भी इन्फ्लुएंस करता है, और हार्मोन्स क्योंकि अपने पीक पे होते हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन भी आपको इन्फ्लुएंस करती है। और कई बारी
चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास होते हैं जिनके चलते भी आप कुछ डिसीजंस लेते हो, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करते हो। बहुत सारी चीजें होती है, बट जब आप कुछ चीजों को एक्सपीरियंस कर लेते हो और उसमें कुछ सुख और दुख आते हैं आपके जीवन में, तो उसके बाद आपको कम से कम अपने उस जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप का जो आधार था वो क्या था। क्या वो हार्मोन्स थे, क्या वो फिल्मी प्यार था, क्या वो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था जिसके चलते आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्या वो आपकी कोई इनकैपेबिलिटी थी। कभी क्या होता है कि कोई इंसान जो है ना एक्चुअली जैसे लेजी होता है या इररिस्पॉन्सिबल होता है या वीक होता है, तो वो अट्रैक्ट होता है स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो अब वो अपनी उस वैक्यूम को भरना चाहता है, अपनी उस इनकैपेबिलिटी छुपाना चाहता है अपने उस पार्टनर के जरिए। तो रिश्ते का आधार कुछ भी हो सकता है, और बाद में क्या होता है कि आपको शुरू में तो वो चीजें अच्छी लगती हैं, बट बाद में ना वही चीजें ना आपको जहर लगती है फिर, कि आप जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो तब तक आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर स्ट्रांग है, फिजिकली लाइक गुड है अपीयरेंस उनका, और इंडिपेंडेंट है, और तो वो अच्छा लगेगा। बट जैसे ही वो आपके पति या पत्नी बन जाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उनको चेंज होना है, और फिर वही चीजें आपको बुरी लगनी मतलब शुरू हो जाएंगी, और फिर उसी तरह के आपके फिर जीवन यापन होगा, उसी तरह का आपका अनुभव होगा। जैसे आप राइड पर गए थे, जब आप बहुत सारी राइड्स पे गए हो, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, तो उस समय आपके जीवन में जो भी रहा होगा, तो उनको ऐसा लगा होगा उस समय कि ओ इट इज वेरी कूल, माय बॉयफ्रेंड इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है, या कुछ अलग कर रहा है। बट वही अगर आपका पति करे, जब वो पति बन जाए, तो फिर वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि अरे पति कैसे कर सकता है, पति तो पति होता है ना। तो जो क्वालिटीज आपको बेसिकली अट्रैक्ट करती हैं इस तरह के टीनेज प्यार में, या 20 और 25 साल के, अगर आप मतलब ना समझी में जो भी चीज करते हो, तो दूसरे इंसान की वही क्वालिटीज आपको बाद में उनके अवगुण लगते हैं। इससे मेरे को एक चीज एकदम से मतलब रिफ्लेक्ट हुई कि जो हमें खाई की जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो खाई का एक एग्जाम्पल कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मैंने देखा है कि जो लड़का है ना, और फॉर दैट मैटर लड़की भी, दोनों इंसान उस शादी में आने के बाद वो ना अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल ही खो दे रहे हैं। हाँ, एक हफ्ते में 1 घंटा भी वो अपने लिए नहीं निकाल रहा है। और मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि वो भी जिम चला गया या फिर कुछ खेल लिया या उसने कुछ मूवी देख ली, उसको मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब जहां पे वो इंडिविजुअल है, घर में बैठ के ही इंडिविजुअल है, सबके बीच में रह के इंडिविजुअल है, और यही चीज मैं फिर दूसरी तरफ भी देख पा रहा हूं। और ये चीजें मुझे टॉर्चर लगती है, मतलब कि मुझे ये चीज समझ में भी नहीं आती कि कल तक मैं अलग था, आप अलग थे, आज अलग कैसे हो जाएंगे, तो अब हम कैसे हो गए। और हम एक कॉन्टेक्स्ट में समझ आता है कि हाँ ठीक है भाई, जैसे हम जब वो मिलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल मीट, they will have sex, they will eat together, they go out generate, together, kids, they will produce kids। तो उसमें एक भी चाहिए, उसमें एक आएगी वो फीलिंग आएगी। और बहुत सारी सिचुएशन चेंज होंगी, बहुत सारे लाइफस्टाइल में सुबह से लेके शाम तक बदलाव आएगा। What do you think about this कि जैसे आप दोनों साइड से इस चीज को समझ सकते हो, है ना। तो
आपको क्या लगता है ये बदलाव से वो वी एक मैंडेटरी टर्म है या बिना उस वी के भी रहा जा सकता है? कि मतलब वी 24 घंटे क्यों चाहिए? अब हो सकता है कि क्योंकि मैं उस रास्ते पे नहीं गया या मुझे उस चीज का अनुभव नहीं है, तो मैं उस चीज को उस तरीके से नहीं देख पा रहा हूं। तो बट आपको तो दोनों तरह के क्या आप इस चीज के ऊपर बात कर सकते। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अभी थोड़ा दिन पहले हम बनारस में थे, महाकुंभ में 5 दिन रहने के बाद फिर 3 दिन हम बनारस में थे। तो वहां पे हरिश्चंद्र घाट पे वो एक महिला की डेड बॉडी लेकर आए थे। तो मैं उसको जलते हुए देख रही थी। उनको देख के ना मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे ख्याल आ रहा था, ऐसे मेरे सामने ही लेके आए, लिटाया, उन्हें वहां पे पूजा जो भी करते हैं वो किया। तो ऐसे मुझे ख्याल आ रहा था कि ये जो महिला है इन्होंने भी अपने जीवन में कई तरह के संबंध बनाए होंगे। मतलब जैसे किसी की बेटी रही होंगी, किसी की बहन रही होंगी, माँ बनी होंगी, और सोना चांदी ये सब कुछ, घर बंगला ये सब कुछ उन्होंने, मतलब पढ़ाई लिखाई, क्या पता किसी अच्छे पोस्ट से रिटायर हुई हो, अच्छी बिजनेस वुमेन हो, कुछ भी हो सकती थी वो लाइफ में, कितनी आइडेंटिटीज उन्होंने कैरी करी होंगी। बट फाइनली जब वो वहां थी तो वो अकेली थी। उनकी मतलब अकेले की यात्रा थी। तो मुझे क्या लगता है ना सर कि वी ना कुछ चीजों के लिए वी होता है, हमेशा के लिए वी नहीं होता है। वी होता है जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, अब वहां पे वी एज इंस्टीट्यूशन, वी एज ऑर्गेनाइजेशन हम काम करते हैं। हमारा कोई बिजनेस पार्टनर होता है, वहां पे हम वी एज पार्टनर्स होते हैं, सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम तक हम वहां पर। वैसे ही हस्बैंड वाइफ का वी सिर्फ वहां तक है जहां पे वो उस हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, किसी हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए, वहां तक। और उसके अलावा आप कह सकते हो कि हाँ, अपना जो, जैसे आपने कहा कि बच्चे पैदा करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको एक मतलब एक वेव से उनको बड़ा करना पड़ता है, कभी दोनों की जरूरत होती है, कभी एक की। बट अदरवाइज ना वो यात्रा जो है वो अकेले की ही होती है हमेशा। अकेला ही उस रास्ते में आगे बढ़ता है, इंडिविजुअल जिसको आप कह रहे हो। तो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो किसी भी रिश्ते में खत्म नहीं की जानी चाहिए, और होती भी नहीं है। उसको सप्रेस कर सकते हैं हम थोड़े टाइम के लिए। जैसे मैंने बहुत रिश्तों में ऐसे देखा है कि या तो पुरुष पूरी तरह से बदल जाते हैं, ऐसा दिखता है, या महिलाएं पूरी तरह से बदल जाती है, जो कि सिर्फ बाहर दिखता है कि वो बदल गई है, बट वो सप्रेस करते हैं उसे थोड़े टाइम के लिए, गिवन द चांसेस। या फिर ऐसी स्थिति आने पर वो बाहर ही आती हैं वो चीजें, आपका जो इंडिविजुअल आपके ट्रेट्स हैं वो बाहर ही आएंगे, ज्वालामुखी फटता, आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते हो, जो आपके इंडिविजुअलिटी है। वी ठीक है अपना काम चलाने के लिए, हम ऑफिस में भी वी होते हैं, हम घर में हाउस होल्ड में भी होते हैं, हम किसी एसोसिएशन के, जैसे हमारा जो रेजिडेंट्स का एसोसिएशन होता है उसमें भी होते हैं, बट फॉर दैट टाइम पीरियड जिसमें उसकी वो रिक्वायर्ड है। वी एक टूल है, हाँ, सिस्टमैटिक चीज से, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वी एक टूल है। और आई हमेशा है, रियलिटी है, आई हमेशा है। आई तो अब जैसे मैंने कहा ना कि जब हम आए तब भी मतलब अकेले आए, और वो लेडी को मैंने देखा वो जा भी अकेले रही थी। अब वो जिंदगी में कितने सारे लोगों के साथ वी रही होंगी, मुझे नहीं पता वो कौन थी, बट वी पहले अपने फैमिली में जब वो माता पिता के साथ वी एज अ फैमिली रही होंगी, उनका ब्याह हुआ होगा तो उधर वी एज अ फैमिली हो गया, फिर कहीं नौकरी करी होगी तो वी एज एन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बच्चे हो गए तो वी एज अ मतलब मदर सन डॉटर हो गया, कहीं किसी की प्रेसिडेंट रही होंगी किसी एसोसिएशन की तो वहां पे भी हुआ होगा। बट फाइनली जब वो गई तो कोई भी नहीं था। तो ऐसा ही जीवन होता है, वो इंडिविजुअल जो आप होते हो जैसे वो आप हमेशा रहते हो। लेकिन मैम हमारे लाइफ में मान लो मोटा मोटी हमने मान लो 50 डिसीजन लिए,
ओवर द स्पैन ऑफ मान लो 30 साल में हमने 50 डिसीजन लिए, जब हमारे पास डिसीजन लेने की जब पावर वक्त आया, हाँ। है ना। उन 50 डिसीजन में कितने डिसीजन आई के लिए होते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सारे डिसीजन ना आई के लिए होते हैं। कैसे? ऐसा दिखता है बाहर से कि हम ना दूसरों के लिए डिसाइड करते हैं हमेशा, हम दूसरों के लिए कभी कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। सारे डिसीजंस आपके खुद के लिए होते हैं। खुद मतलब क्योंकि आप खुद उस अंधेरे में होते हो जहां पे आपको पता ही नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। तो अपने लालच के चलते, आपके स्वार्थ के चलते, मोह के चलते आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आप अपने लिए लेते हो। बट वो दिख तो ऐसा रहा है कि वो दूसरों के लिए ले रहे हैं। नहीं, बच्चे के लिए, ऐसा नहीं होता है। पति के लिए, कभी सास के लिए, कभी माँ ऐसा के नहीं लिए, कभी बाप के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जितने भी डिसीजन लेते हो वो अपने लिए लेते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसका छोटा सा देती हूँ कि सपोज जैसे आपके माता पिता होते हैं, माता पिता तो सबके ही होते हैं, है ना। माता पिता होते हैं, अब माता पिता जो है वो, उनको हमारी किसी वजह से जरूरत है, सपोज वो बीमार हो गए और हमारी फिजिकल प्रेजेंस की वहां जरूरत है, तो और हम नहीं जाना चाहते, सपोज किसी वजह से हमारे पास कुछ काम है या हमें भाई नहीं जाना है, हमारे अंदर से तो ये आ रहा है कि हमें नहीं जाना है, या बट वो इमेज के चलते, टू बी अ गुड डॉटर और टू बी अ गुड सन, हम वहां जाके प्रस्तुत हो जाएंगे। और कई बार ये भी होता है कि आप एक्चुअली जाना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक्चुअली जाना चाहते हैं तब भी वो डिसीजन आपका खुद के लिए है, क्योंकि आप एक्चुअली वो काम करना चाहते हैं, और जब आप उस इमेज के लिए जाना चाहते हैं तब भी वो डिसीजन आपका खुद के ही लिए है, क्योंकि वो इमेज भी तो आपने ही क्रिएट करी है ना, उस इमेज को आप नहीं तोड़ने देना चाहते ना। क्योंकि अगर आप उसको ना करेंगे कि मैं नहीं आऊंगी, या मतलब उसमें माँ बाप का कोई क्राइटेरिया नहीं, वो आप सब कुछ अपने लिए करते हो, सब कुछ। आपको किसके साथ रहना है, आपको किसके साथ नहीं रहना है, आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने हैं, बच्चे को क्या, वो सारे डिसीजंस आपके खुद के लिए होते हैं। व्हाई डू वी प्रोड्यूस किड्स? उसके इतने सारे कारण होते हैं, जो मुख्य कारण वो है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। हम उसके लिए थोड़ी नहीं उसको पैदा करते, अपने लिए करते हैं। और उसके बाद वो बच्चा जो है वो जीवन में कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ काम करता है, उसके लिए थोड़ा नहीं हम कहते। बट क्या ये बात हम मान पाते हैं कि ये चीज हमने अपने लिए करी? सर देखो, मेरा तो यही मानना है कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, जो मुझे कि क्या आप मान पाते हो? हाँ, मैंने तो जीवन में सारे काम अपने ही लिए करे हैं, चाहे वो अच्छे थे, चाहे वो बुरे थे, चाहे उसमें कोई दुखी हुआ, चाहे उसमें कोई सुखी हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत लोगों का मतलब दिल भी दुखाया है, ऐसा नहीं है, बट वो सारे काम मैंने अपने लिए करे, दूसरे के लिए नहीं करे। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान दूसरे के लिए कोई काम नहीं करता है, वो अपने लिए करता है। हो सकता है कोई अपने आनंद के लिए करे, जिसमें दूसरों का भला हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे आनंद उसका ही होता है। उस भले में भी वो हो रहा है। अब जैसे हम साधु संतों की अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो जो एक्चुअली साधु संत हैं वो अपने आनंद में रहते हैं, वो दूसरे का भला भला नहीं करना चाहते हैं वो, बट क्या होता है कि वो दूसरों का भला हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी संत हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो अपने आनंद में कह रहे होते हैं। अब आपने उसको सुन लिया और उससे आपको कुछ समझ आ गया, तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा वो कि आपका समझ आ जाए, वो अपने आनंद के लिए करते हैं, है ना। तो वो भला हो जाता है, क्योंकि अगर कोई अच्छे वाइब्स है तो आप अच्छा फील करोगे, बुरे वाइब्स है तो बुरा फील करोगे, मतलब सिंपल लॉजिक है ना। तो बेसिकली कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है वो अपने लिए करता है। वो दिखता ऐसे है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। लेकिन अगर ये कह दिया, एक बार अगर हमने ये मान लिया जो आपने अभी स्टेटमेंट बोला, तो क्या हम कभी फिर बाद में ये कभी कह पाएंगे कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तेरे लिए? नहीं, क्यों कहेंगे जब हमने कभी, क्योंकि उसके पीछे हिडन एजेंडा तो हम खुद ही थे ना हमेशा। बेशक हम
देखो अब कहने के लिए तो ऐसा है कि दूसरों पे एहसान चढ़ाने के लिए हम बोल दें कि भाई हमने ये किया तुम्हारे लिए, वो किया, फलाना किया, ढिकड़ा किया, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने कहना बंद कर दिया है? हाँ, मैं इस चीज को समझती हूँ, मैं इस चीज को अंदर से समझती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ जीवन में मैं वो अपने लिए करती हूँ, और जो मैंने पास्ट में भी किया, कुछ भी किया, वो भी मैंने अपने लिए किया। चाहे उसमें वही मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों का दिल भी दुखाया, बहुत सारे लोगों का अच्छा भी कुछ किया होगा, बट उसमें उनका कुछ लेना ही देना नहीं था। तो ये कुछ कुछ वैसा है कि जो मैंने आपको शुरू में भी बात कही थी कि आप अपने लिए खुद जिम्मेदार होते हो, ठीक है, और आप कुछ भी करते हो तो वो अपने लिए करते हो। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तब आप बाहर से ना तो कंप्लेन कर सकते हो कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। बहुत अच्छी बोली है। क्योंकि गहरा सच तो यही होता है। तो बेसिकली लाइफ इज अबाउट यू। मैं चौड़ा होता रहूं ये बोल के कि भाई मैं ये चीजें आपके लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये सब झूठ है। हम खुद ही करते हैं अपने लिए सब कुछ, सब कुछ, उसमें सब कुछ आता है। उसमें आप कोई भी ले लो, मटेरियलिस्टिकली ले लो, स्पिरिचुअली ले लो, इमोशनली ले लो, बॉडीली ले लो, कोई भी ली आप उसमें फिट कर दो। वी डू इट फॉर आवरसेल्फ। एक आधा कमेंट और पढ़ो। पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक हमको इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन। वही मैंने आपको कहा था ना कि जब हम कुछ कहते हैं ना तो हम उसको सुनते भी हैं। तो वो सुनते 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 अभी मैं ऐसे अपने को थोड़ा और ध्यान में चले गए। नहीं, ध्यान तो नहीं, मतलब ऐसे मैं सुनना चाहती हूँ थोड़ा और। तो अभी ऐसे कुछ कहना नहीं चाहते, ऐसे सुनना चाहते। आपको कुछ कहना है आप कह सकते हो, बट मैं थोड़ा सुनना चाहती हूँ। चलिए फिर। लाइफ कितनी आसान है ना, और कितनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। बना रखी होती है हमने, फिर से वही हमने ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया होता है। When you understand कि your life is about you and you do everything for yourself, so it is very simple then. कुछ है ही नहीं। No one else exists. ना compete कर रहे हो किसी से, ना किसी को कोई चीज साबित करनी है, कुछ नहीं, ना गलत बोलना है किसी को, ना एडवाइस, मतलब कुछ भी नहीं। Yes. ना भिड़ना है किसी से। अगर भिड़ भी रहे हो ना तो वो भी आप अपने लिए ही भिड़ते हो। एक्चुअली जितने भी एक्शन होते हैं ना उसमें ऐसा नहीं है कि आप शांति से बैठे रहो। अगर कोई बैठा है जेन्युइनली शांति से, वो भी अपने लिए बैठा है। कोई भिड़ रहा है तो वो भी अपने लिए भिड़ रहा है। कोई अगर मतलब एनी एक्शन विच यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। सीधी बात ये है। जैसे इसमें मैं 2 एग्जांपल दूंगी और देन आई रेस्ट माय केस हियर कि एक में फिर खाने का हाँ, एक में जैसे महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने जो कुछ भी करा अपने लाइफ में वो अपने लिए करा, ठीक है, और उनकी लाइफ स्टोरी तो हम सभी जानते हैं। दूसरे का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं था। अपने लिए उन्होंने अपने जीवन की कहानी लिखी। और वैसे ही अगर मैं दूसरी तरफ रावण को देख लूं, हाँ, रावण ने भी बहुत कुछ करा, भिड़ा, लड़ाई करी, सब कुछ करा, ठीक है। उन्होंने तब करा, महात्मा बुद्ध ने, है ना, शांति से एक जगह बैठ के। बट उसने भी वो अपने लिए करा, रावण ने। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी इंसान कुछ भी एक्शन करता है वो अपने लिए करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है शायद उसको कंप्लेन होनी भी नहीं चाहिए दूसरे से, कि जब आपको पता ही है कि आप सब जब वो ये समझ गया तो फिर कंप्लेन हो नहीं सकती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ऐसे कंप्लेन करते फिरते हैं ना,
कंप्लेन होनी भी नहीं चाहिए कि जब आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हो, कंप्लेंट किसको करोगे? किसके बारे में आप क्रिबिंग कर रहे हो, किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हो, किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, हाँ डिमीन कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो दूसरों के बारे में, अजीब अजीब नामों से बुला रहे हो, क्या मतलब है? तुम तुम्हारे कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, तुम्हारे लाइफ के लिए जिम्मेदार हो। अच्छा हो रहा है तो भी तुम्हारा, बुरा हो रहा है तो भी तुम्हारा। चलो फिर आज तो काफी देर हो गई। कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया। चलिए चलो फिर